वेलकम टू और वनडे एग्जाम क्लासेस। देखिए एनटीपीसी की वैकेंसी आ चुकी है और आवेदन भी आपके स्टार्ट हो गए हैं। इस बार देखिए वैकेंसी बहुत कम आई है, इसलिए कंपटीशन काफ़ी तगड़ा होगा और आपको अभी से तैयारी में लग जाना है। हम भी आपके लिए पिछले सालों की पेपरों की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले बार देखिए एनटीपीसी की भर्ती 2019 में आई थी, इसके बाद कोविड आ गया और इसके CBT 1 का पेपर जो था वो 2021 में कराया गया और 2022 में इसका CBT 2 हुआ। तो पिछले साल के पेपर से रेलवे में काफ़ी ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे आपको CBT 1 का लेवल और पैटर्न मालूम चलेगा, क्योंकि CBT 1 में आपके 100 क्वेश्चन देखिए पूछे जाएंगे और 90 मिनट का आपको समय मिलेगा। इन 100 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन आपके जीके और जीएस के होंगे, 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे और 30 क्वेश्चन आपके मैथ के होंगे। इनको हम पार्ट वाइज आपको कराते हुए चलेंगे। सबसे पहले हमने आपके लिए जीके और जीएस के इन 40 प्रश्नों की सीरीज को स्टार्ट किया है और आप लोग ही प्रयास करिए कि आप पिछले साल के एनटीपीसी के पेपर के जीके और जीएस के 40 क्वेश्चन में से क्या आप 28 से 30 क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं कि नहीं, इसमें आप लोग देखने का प्रयास करिए। आज का देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है पाचन तंत्र के इनमें से किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समरूप होती है। पाचन तंत्र आप सभी जानते हैं, भोजन को पचाने का जो तंत्र है, भोजन आप मुख से लेते हैं, फिर ग्रास नली में जाता है, इसके बाद आमाशय में, फिर यकृत में, छोटी आंत बड़ी आंत होते हुए भोजन का पूरा पाचन होता है। तो इन पूरे पाचन तंत्र में आपको बताना है किस अंग की आकृति जो है अंग्रेजी के वर्णमाला अक्षर जे के समान आपको लगभग दिखती हुई प्रतीत होती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा आमाशय। तो डी वाले विकल्प जो है वो इसका सही ऑप्शन होगा। आमाशय को आप देखेंगे तो वो जे के समान संरचना आपको नजर आएगी। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थ समूहों में से वो कौन सा केवल अजैव निम्नीकरण पदार्थों का समूह है। तो इसमें से आपको बताना है, दो प्रकार के देखिए होते हैं, एक अजैव निम्नीकरण पदार्थ, एक आपके जैव निम्नीकरण पदार्थ। तो अजैव निम्नीकरण पदार्थ का मतलब वो होता है वे पदार्थ जो अपघटित नहीं होते हैं, जो पर्यावरण के लिए हानि पहुंचाते हैं और उनका जो है डिस्पोजल नहीं होता है। जैसे इस ऑप्शन में आप देख रहे होंगे, प्लास्टिक आप देख रहे हैं, DDT देख रहे हैं, बेकेलाइट देख रहे हैं, ये सभी आपके अजैव निम्नीकरण में आते हैं, क्योंकि ये अपघटित नहीं होते हैं, इनको जीवाणु अपघटित नहीं करते हैं और ये पर्यावरण के लिए जो है हानिकारक हैं। अगर हम बात करेंगे जैव निम्नीकरण की, तो जैव निम्नीकरण वे पदार्थ होते हैं जो प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा, जीवाणुओं द्वारा उनको अपघटित कर दिया जाता है, उनसे पर्यावरण में कोई भी हानि नहीं होती है। और अजैव निम्नीकरण वाले पदार्थ जो हैं इनसे पर्यावरण में हानि होती है। तो सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप लोग पहली बार चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में लगी बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है पृथ्वी पर मौजूद ध्रुवीय बर्फ के आवरण के संकुचन की गहन निगरानी करने हेतु नासा द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह का आपको नाम बताना है। ठीक है, करंट अफेयर से आपके 5 से 6 क्वेश्चन पिछले बार पूछे गए थे। इन 40 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन हम आपको छोड़ा देते हैं, क्योंकि उस समय 2021 में पेपर आपका हुआ था तो 18, 19, 20 की करंट अफेयर पूछी गई थी और कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर के उनको अपडेट करके आपको बताने का प्रयास करेंगे और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे उनको भी इसमें लेकर के चल रहे हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है नासा द्वारा प्रक्षेपित जो पृथ्वी के ध्रुवीय बर्फ के आवरण के लिए उपग्रह भेजा गया था उसका नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर आप नाम से ही समझ जाइए कि ICESat-2, आइस मतलब बर्फ और ध्रुवीय चादर को देखना है। जो हमारी उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है उसमें बर्फ की चादर की मोटाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, इससे मालूम चलता है कि ग्लोबल वार्मिंग के समय में ग्लेशियर कितना पिघला है, इसलिए सैटेलाइट को छोड़ा गया है। तो सही ऑप्शन होगा इसका चौथा वाला विकल्प। नेक्स्ट देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के समूह का सदस्य था। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला था। तो 1939 से लेकर के 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था। इसमें देशों ने 2 गुट बना लिए थे, एक आपका मित्र राष्ट्रों का समूह था, एक आपका असंतुष्ट राष्ट्रों का समूह था। तो मित्र राष्ट्रों में अगर बात करेंगे तो अमेरिका आता है मित्र राष्ट्रों में, ब्रिटेन था उस समय, रूस था और फ्रांस। इनके आपको चारों के नाम याद रखने हैं। इसमें से ऑप्शन में से देखिए यूएसए दिया गया है आपको, तो सही ऑप्शन होगा यूएसए। तो मित्र राष्ट्रों का समूह के सदस्य था यूएसए। इन चारों में से कोई भी आपके ऑप्शन में दे सकता था। और दूसरा जो गुट था असंतुष्ट राष्ट्रों का, उसमें इटली, जापान, जर्मनी थे, उसका नेतृत्व कर रहा था जर्मनी और मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व कर रहा था फ्रांस। ठीक है, इससे भी आप लोग याद रखिएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बता सकते हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था
उसका सन बता दीजिएगा, कब से कब तक चला था, इसे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 5वां क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि महाभारत के अनुसार भीम और हिडंबा का पोता कौन था। तो सबसे पहले भीम और हिडंबा का पुत्र आपको मालूम होना चाहिए। भीम और हिडंबा के पुत्र का नाम था घटोत्कच, ठीक है। और घटोत्कच और मौरवी की शादी हुई और उससे जो पुत्र हुआ उसका नाम था बारबरीक, ठीक है। तो श्री कृष्ण जी ने महाभारत के युद्ध में बारबरीक से उसका सर मांग लिया था। इस कारण से बारबरीक को वरदान ही मिला था कि आप अब से खाटू श्याम के नाम से जाने जाएंगे, ठीक है। तो बारबरीक जो था उन्हीं को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है, याद रखिएगा। और घटोत्कच की मृत्यु कैसे हुई थी, तो घटोत्कच बहुत ज़्यादा तबाही मचा रहे थे महाभारत के युद्ध में। तो कर्ण को एक वरदान मिला था इंद्र की तरफ से कि आपको एक अमोघ वाण दिया था इंद्र ने कि इसका इस्तेमाल करेंगे तो उसकी मृत्यु अवश्य हो जाएगी। तो कर्ण ने अपना अमोघ वाण जो था वो अर्जुन के लिए बचा कर रखा था, अर्जुन की मृत्यु के लिए। लेकिन घटोत्कच ने इतनी तबाही मचाई कि कर्ण को वो बाण जो है घटोत्कच को मारने के लिए छोड़ना पड़ा। तो यहाँ पर से अर्जुन का जो संकट था वो घटोत्कच ने दूर किया था। तो ये सब चीज़ें आप लोग इसके परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखिएगा। कभी भी आपसे पूछ सकता है, नेक्स्ट में पूछ सकता है कि भीम और हिडंबा का पुत्र कौन था, तो वहाँ पर आपको घटोत्कच सही करना होगा। अब 6वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है वो सबसे प्राचीनतम है। तो प्राचीनतम के लिए आपको सन मालूम होना चाहिए। पूना पैक्ट कब हुआ था, 1932 में हुआ था, ठीक है। जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था, 1919 में हुआ था। और असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट किया गया था। तो अब आपसे प्राचीनतम घटना पूछ रहा है तो जलियांवाला बाग कांड ही सबसे प्राचीनतम होगा, क्योंकि 1919 में यह घटना आपकी हुई थी। तो सही ऑप्शन होगा इसका दूसरा वाला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि रामनाथ कोविंद जी जो थे वो भारत के किस नंबर के राष्ट्रपति थे। अब आपसे नेक्स्ट वाले पूछ सकता है इसमें नई करंट अफेयर के अनुसार द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो किस नंबर की हैं। तो एक नंबर आप लोग आगे बढ़ा दीजिएगा। रामनाथ कोविंद जो थे 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे। तो 15वें नंबर के इस समय द्रौपदी मुर्मू जी हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से करंट अफेयर हम आपको अपडेट करके बताते हुए चल रहे हैं। नेक्स्ट देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1997 से 2006 के बीच यूएनओ के सचिव कौन थे, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 1997 से 2006 के बीच में आपसे पूछ रहा है, तो उस समय थे कोफी अन्नान, याद रखिएगा। 1997 से 2006 के बीच में कोफी अन्नान थे। और वान की मून काफ़ी दिन तक रहे हैं। इसके बाद 2007 से लेकर के 2016 तक वान की मून रहे हैं, ये भी आपसे पूछ सकता था। और यू थांट जो थे वो 1961 से लेकर के 1971 तक थे। और ट्रेंगवेली जो थे ये पहले थे फर्स्ट 1946 से लेकर के 1952 तक थे। तो ट्रेंगवेली बहुत पूछा जाता है आपसे, याद रखिएगा। यूएनओ के पहले सचिव जो थे वो ट्रेंगवेली थे 1946 से लेकर के 52 तक। और वान की मून इसके पहले आपके एग्जाम पूछा गया है। और अब 2017 से जो अभी तक आपके हैं एंटीनियो गुटेरस हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। तो सभी चीज़ें आपको अपडेट कर रहे हैं हम आपको। इस तरह किसी भी तरह आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकता है। तो 1997 से 2006 के बीच में कोफी अन्नान थे, घाना के थे, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कुसुम कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। जो इम्पॉर्टेंट कार्यक्रम है उनको इस पेपर में लेकर हम लोग चल रहे हैं। तो आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से कुसुम का उद्देश्य क्या था। कुसुम में देखिए KUSUM है, इसके फुल फॉर्म की बात करेंगे तो के से हमारा किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, इसका फुल फॉर्म है। तो किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना जो है वो कुसुम के नाम से जानी जाती है। इसमें इसलिए सही ऑप्शन होगा कौन सा, किसानों से संबंधित है। और सौर ऊर्जा क्षमताओं का प्रयोग करके किसानों की वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना ये कुसुम का लक्ष्य था। इसमें सिंचाई के लिए पंप सेट बनाने के लिए बंजर जमीन पर सोलर सिस्टम से पंप सेट लगाने का एक योजना थी जो कि कुसुम के नाम से जानी जाती है। सही ऑप्शन होगा पहला वाला। नेक्स्ट देखिए हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है, डेस्कटॉप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप
लैपटॉप कंप्यूटर, टेबलेट और स्मार्टफोन जो हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये सभी आपके माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप कंप्यूटर, टेबलेट, ये सभी आपके माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, खुर वाले जानवरों के आमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? खुर वाले जानवर मतलब कि गाय, बकरी, भेड़, जिराफ, भैंस, ये सब जो हैं वो खुर वाले जानवर में आते हैं। और खुर वाले जानवर जो होते हैं उनके आदत होती है जुगाली करना। जुगाली मतलब कि आप देखते होंगे भोजन को खाने के बाद काफ़ी देर तक सुबह से लेकर शाम तक अपने मुंह को चलाते रहते हैं, जुगाली करते रहते हैं। तो उनके जो आमाशय जो होता है उसमें एक बड़ा सा हिस्सा, आमाशय मतलब कि स्टोमक में एक बड़ा सा हिस्सा होता है रूमेन का, ठीक है, जो कि लेफ्ट साइड में होता है, वो सबसे बड़ा पार्ट होता है रूमेन। उसमें सबसे पहले ये क्या करते हैं, जैसे जल्दी जल्दी इन्होंने भूसा या फिर घास सब खा लिया, अब ये सुबह से लेकर के शाम तक इस रूमेन से धीरे धीरे करके जो खा लिया है उसको फिर से लेते हैं मुंह में और धीरे धीरे करके दिन भर उसका पाचन करते रहते हैं। तो पहले ये रूमेन में पूरा भोजन को एक साथ भर लेते हैं बिना पचा हुआ, फिर दिन भर जो जुगाली करके उसे पचाते हैं। तो सबसे बड़ा हिस्सा जो है खुर वाले जानवरों में आमाशय का रूमेन में होता है। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? मतलब 3 असुमेलित होंगे, एक इसमें से सुमेलित होगा। पहचानने का प्रयास करिए। वेंकटेश्वर मंदिर ये कहाँ पर है? ये आंध्रा में है, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। तिजारा मंदिर राजस्थान में है, जैनों का बहुत बड़ा मंदिर है, तो ये सही है। सुमेलित कौन सा है? यही वाला। लिंगराज मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा में है। इन्हें सबको आपको याद रखना है। खजुराहो का मंदिर आंध्र प्रदेश में नहीं है, एमपी में है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो कौन सा सुमेलित है? तिजारा मंदिर राजस्थान, सेकेंड वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। अब ये 13 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है ग्रीन रेल कॉरिडोर जो कि तमिलनाडु से शुरू है के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो एक इसमें बात गलत लिखी गई है, ग्रीन रेल कॉरिडोर, ये आपके एग्जाम में अभी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही है। ग्रीन रेल कॉरिडोर की लंबाई 114 है, ये बात बिल्कुल सही है, 114 किलोमीटर है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया था, यही बात बिल्कुल गलत है। 2016 में इसका उद्घाटन किया गया था, उस समय के रेल मंत्री थे सुरेश प्रभु, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। तो ये रेल मंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया था। यह भारत का पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर है जो लगातार आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो 2016 का क्वेश्चन 2021 में पूछा गया, तो आपके एग्जाम में अभी भी पूछा जा सकता है ग्रीन रेल कॉरिडोर, ठीक है। ग्रीन रेल कॉरिडोर के तहत आने वाली रेलगाड़ियां बायो टॉयलेट से लेस हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इसमें गलत कौन सी बात है? उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, सुरेश प्रभु रेल मंत्री जी ने किया था। नेक्स्ट देखिए हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है मानव जाति के अनुवांशिक मूल कहाँ पर मौजूद हैं? अनुवांशिक मतलब सबसे पुराने हमारे मूल जो हैं वो कहाँ पर है? अफ्रीका में है। 1 से 1.5 लाख वर्ष पूर्व जो मानव आपका होमो सैपियंस मानव था उसके जेनेटिक रूट्स जो हैं वो अफ्रीका में देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद अन्य देशों में मिलेंगे, लेकिन सबसे पुराने वाले अफ्रीका में आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीआरडीओ द्वारा बम के संसूचन और निपटान करने हेतु एक वाहन निर्मित किया गया है जो कि एक रोबोटिक वाहन है, उसका आपको नाम बताना है। ये 15 नंबर क्वेश्चन है आज का। सही ऑप्शन होगा दक्ष। तो दक्ष नाम से एक वाहन है जो कि रोबोटिक है, वो दूर से ही पहचान लेता है कि यहाँ पर बम है, उसको नियंत्रित करके उसका निपटान कर देता है। तो ये एक प्रकार से उसका नाम जो रखा गया है वो दक्ष रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पूछा गया था क्वेश्चन सोल ऑफ न्यू मशीन नामक पुस्तक के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? 16 नंबर क्वेश्चन है ये। तो आपको बताना है कि सोल ऑफ न्यू मशीन जो पुस्तक है वो सबसे पहले आपको मालूम चाहिए किसकी है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ट्रेसी किडर की पुस्तक है ये, ठीक है। ये प्रकाशित हुई थी 1981 में और 1982 में इसे पुलित्जर पुरस्कार मिला था। तो सही ऑप्शन होगा इसका तीसरा नंबर ऑप्शन। बहुत पुरानी पुस्तकें भी पूछी जा रही हैं, सोल ऑफ न्यू मशीन आपके एग्जाम में पूछी गई थी।
इसके बाद भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? बताइए, 17 नंबर क्वेश्चन होगा। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन था वो पिंगले वैकेया ने इसका डिजाइन किया था, जिसमें 3 कलर आपके थे, और सफ़ेद कलर का सुझाव जो था वो महात्मा गांधी ने दिया था। और आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान सभा में किसने इस झंडे को प्रस्तुत किया था? तो हंसा मेहता ने संविधान सभा में झंडे को प्रस्तुत किया था। और संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज हमारा अपनाया गया था। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डिजाइन किसने दिया? पिंगले वैकेया ने। सफ़ेद रंग का सुझाव किसने दिया था झंडे में? महात्मा गांधी जी ने दिया था। और संविधान सभा में किसने झंडे को प्रस्तुत किया? हंसा मेहता ने किया था। और झंडा हमारा कब अपनाया गया राष्ट्रीय ध्वज के रूप में? 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, किस मंदिर को काला पैगोडा नाम से जाना जाता है? तो सही ऑप्शन होगा कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है, जो कि आपका उड़ीसा में पड़ता है, ये काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो नाविक आते थे उनको ऐसा एहसास होता था कि जैसे ही उड़ीसा के तट के किनारे आते थे तो जहाज़ों को कोई खींच रहा है अपनी तरफ, तो वहाँ पर उन्होंने नाम रख दिया कि ये ब्लैक पैगोडा नामक जगह है। तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को फिर ब्लैक पैगोडा के नाम से जाने लगा। ये इसको जो है 1984 में कोणार्क के सूर्य मंदिर को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था, याद रखिएगा आप लोग। और किसने इसे बनवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने इसे बनाया था। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो नरसिंह देव प्रथम ने इसे बनाया था। सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र नाम किस देश के राष्ट्रपति द्वारा सुझाया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 1945, द्वितीय सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में। 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र नामक संघ की स्थापना हुई। और इसका नाम जो है वो किस राष्ट्रपति ने सुझाया था? यूएसए के संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा इसका नाम सुझाया गया था। और उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो सही ऑप्शन होगा इसका तीसरा वाला विकल्प। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? तो साइंस से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन हल्के लेवल के पूछे जाएंगे। इसमें काफ़ी लोग गलत करके आते हैं। हेनरी बेकरल आपको सही करना है। बहुत से लोग क्यूरी इसमें सही करके आ जाते हैं, जो कि गलत है। बेकरल है, ठीक है, एसआई इकाई बेकरल है। अब आपसे देखिए पूछा गया था कि ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2019 में भारत की रैंक कौन सी प्रदान की गई थी? तो उस समय को आप लोग छोड़ दीजिए, अभी की बात करते हैं। 2023 और 24 की बात करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि इस समय की रैंक कौन सी है, क्योंकि 19 का था, 21 में पूछा गया, अभी आपका 24 में वैकेंसी आई है। तो 4 से 5 महीने में आपका पेपर होगा, तो आपको कम से कम 22-23 की भी याद रखनी है। तो 23-24 की लेटेस्ट वाली भी आप लोग बताइए कि ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है। तो इस समय 41वें रैंक पर भारत है, और 2019 में 91वीं रैंक थी। ठीक है, और अभी जो रैंक है वो 41वीं रैंक है डेमोक्रेसी में भारत की। और 41वीं नंबर रैंक में इसे घोषित किया गया है फ्लैट डेमोक्रेसी। मतलब कि चुनाव तो होते हैं और निष्पक्ष चुनाव होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर लोगों को संदेह होता है। तो इस प्रकार की डेमोक्रेसी को फ्लैट डेमोक्रेसी कहा जाता है, और इसको रैंकिंग दी गई है 41 नंबर की। ठीक है, और अगर हम पहले नंबर की बात करेंगे तो जहाँ पर सबसे अच्छी डेमोक्रेसी है, नॉर्वे को प्रथम स्थान मिला है। नॉर्वे देश की डेमोक्रेसी सबसे अच्छी है। और सबसे बेकार डेमोक्रेसी की बात करेंगे, जहाँ पर डेमोक्रेसी है ही नहीं है, वो आपका उत्तर कोरिया, म्यांमार और अफगानिस्तान को सबसे नीचे रखा गया है। तो भारत की रैंक इस समय की अगर लेटेस्ट बात करेंगे तो 41वीं है। उस समय 2019 में 51 नंबर में थी। तो अभी आपकी डेमोक्रेसी में सुधार आया है। इनमें से किसे भारत के मार्टिन लूथर के नाम से जाना जाता है? तो मार्टिन लूथर ने क्या काम किया था? तो जर्मनी के धर्म सुधारक थे मार्टिन लूथर किंग। तो भारत के धर्म सुधारक कौन थे? दयानंद सरस्वती, जिन्होंने कहा था कि वेदों की ओर लौटो। तो सही ऑप्शन होगा चौथा नंबर ऑप्शन।
नेक्स्ट देखिए हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय केरल में स्थित है। तो केरल में कौन सा संग्रहालय स्थित है। सबसे पहले हम लोग सलार जंग संग्रहालय को देख लेते हैं। तो ये आपका हैदराबाद में है, ठीक है। और इसके बाद दक्षिण चित्र संग्रहालय ये तमिलनाडु में है। और नेपियार संग्रहालय जो है ये आपका केरल में है, ठीक है। इसको बनाया था लॉर्ड नेपियर ने, मद्रास के गवर्नर थे उस समय, और बनाया गया था 1855 में। तो केरल में आपका ये संग्रहालय है। और अल्बर्ट हॉल संग्रहालय जो है ये आपका जयपुर में है। तो इस प्रकार से आप लोग सभी कुछ तैयार करके चलेंगे तो कोई भी आपके नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जाएगा तो उसे आप सही करके आएंगे। भारत और सीरियन वास्तुकला शैली पर यह निर्मित नेपियर संग्रहालय केरल में है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में स्थित है उसे किस रूप में जाना जाता है। ये हमारा 24 नंबर क्वेश्चन होगा आपका। देखिए हिमालय को अगर हम देखेंगे तो इस प्रकार से मान लीजिए हिमालय है तो उसको नदियों के अनुसार 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आपका आता है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय में सिंध और सतलज नदियों के मध्य में 560 किलोमीटर का जो एरिया है सिंध और सतलज नदी के बीच में, इसे हम लोग कहते हैं पंजाब हिमालय, ठीक है। सबसे पहले पंजाब हिमालय आपका आता है। इसके बाद कुमायूं हिमालय आता है। सतलज और काली नदी के मध्य में 320 किलोमीटर का क्षेत्र जो है हमारा वो आपका कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद जो हो गया हमारा सतलज और काली नदी। अब काली नदी से तीस्ता नदी के मध्य में, तो काली नदी से तीस्ता नदी के मध्य में नेपाल हिमालय आता है, ठीक है। ये आपका 800 किलोमीटर का एरिया कवर करता है इन नदियों के बीच में, काली नदी और तीस्ता नदी, ठीक है। और तीस्ता नदी से फिर हम बात करेंगे दिहांग नदी तक। ये दिहांग नदी आपकी अरुणाचल प्रदेश के पास पड़ती है। तो यहाँ पर ये असम हिमालय आता है। तो आपसे पूछ रहा है तीस्ता और दिहांग नदी के मध्य में हम लोग हिमालय का वो हिस्सा असम हिमालय है, ये लगभग 720 किलोमीटर का एरिया आता है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है ना तीस्ता और दिहांग का, तो असम हिमालय सही कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से आप कम से कम 4 क्वेश्चन तैयार कर चुके हैं। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, इनसे पूछा जा सकता है कि किसका एरिया सबसे ज़्यादा है। तो 800 किलोमीटर का एरिया जो घेरे हुए है वो आपका नेपाल हिमालय है, काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य में। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम आपको बताना है। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ये लिखिएगा कि हिंदुकुश पर्वत है कहाँ पर, ठीक है। आप सुनते होंगे ना कि यहाँ पर भूकंप आया है, उसका जोन जो है हिंदुकुश पर्वत के पास है। तो उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। भारत के बाहर है, ये बात याद रखिएगा। और उसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो तिरचमीर है। कितना है, कितने मीटर की है? 7708 मीटर की है तिरचमीर, ठीक है। तो सही ऑप्शन होगा इसका पहला वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंस मानव के किस अंग का भाग है? पोंस, ये 26 नंबर क्वेश्चन होगा। पोंस जो है मस्तिष्क के संचार केंद्र है और मस्तिष्क में श्वास को नियंत्रित करता है। तो पोंस जो है मस्तिष्क का भाग है, ये लगभग आपका पीछे मिडुला के पास पोंस स्थित होता है। तो सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला, मस्तिष्क। नेक्स्ट देखिए हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है? मतलब आप देखते हैं मौलिक अधिकार कहाँ से स्टार्ट होता है। तो मौलिक अधिकार आपके स्टार्ट हो जाते हैं आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के 32 तक चलते हैं, ठीक है। तो 14 से लेकर के 18 तक जो हमारा है वो समानता का अधिकार है। तो ये आपका मौलिक अधिकारों में आएगा। 14 से 18 हमारा समानता का अधिकार हो गया और फिर 19 से 22 तक आपका स्वतंत्रता का अधिकार आता है। और इस स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आपसे पूछा जा रहा है किसको सूचीबद्ध नहीं किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं समानता का अधिकार जो है 14 से 18 में है, 19 से 22 में है स्वतंत्रता का अधिकार, और फिर 25 से लेकर के 28 तक है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि इसमें नहीं दिया गया है। और राइट टू स्पीक जो है ये किसी में नहीं आता। राइट टू स्पीक जो है ये 19 के ए के अंतर्गत ही आता है।
तो इसको सूचीबद्ध नहीं किया गया, इसको इसके अंदर रखा गया है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर। तो इसका सही ऑप्शन होगा सूचीबद्ध नहीं किया गया राइट टू स्पीच को। और समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता के अधिकार 19 से 22, इसके बाद 25 और 23-24 बीच में बचा हुआ है। 23-24 आर्टिकल जो है इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार है। और इसके बाद 25 से लेकर के 28 तक जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और 28 के बाद 29-30 में आपको मिलेगा सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार मिला है। तो और 32 में आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस प्रकार से 6 अधिकार आपको मिले हैं। इसमें राइट टू स्पीच जो है इसे सूचीबद्ध नहीं किया गया, इसे स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ही रखा गया। पहले ये 7 अधिकार थे, संपत्ति का अधिकार भी था, फिर उसको संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। तो अभी सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाले प्रथम भारतीय समाचार पत्र का नाम बताइए। तो इंटरनेट पर जो सबसे पहले भारतीय समाचार पत्र आया था उसका नाम है द हिंदू, ठीक है। और एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में आता है कि किस भारतीय पार्टी ने सबसे पहले इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाई थी, बताइए। कांग्रेस ने, या फिर जनता दल ने, बीजेपी ने, या समाजवादी पार्टी ने। इस प्रकार से 4-5 ऑप्शन आपको दे देगा। तो आपको बताना पड़ेगा कि इंटरनेट पर सबसे पहले किस पार्टी ने अपनी वेबसाइट बनाई थी। तो उसका सही ऑप्शन होगा बीजेपी ने, ठीक है। कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है लेकिन इंटरनेट पर एक्टिव नहीं थी। तो सबसे पहले इंटरनेट भारत में 1995 के आसपास आ गया था। इसके बाद ही द हिंदू ने अपना प्रकाशन जारी किया और बीजेपी ने भी अपने इंटरनेट में अभियान को चालू कर दिया, अपनी वेबसाइट बना ली थी, ठीक है। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो सबसे बड़ी अगर मीठे पानी की झील है उलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में आपकी पड़ती है। और एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। इन्हीं 4 ऑप्शन में से है, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, ठीक है। सबसे मीठे पानी की झील भारत में उलर है, पूर्वोत्तर भारत की आपको बतानी है, और विश्व की जो है वो लेक सुपीरियर है, जो कि यूएसए में पड़ती है, ठीक है। तो विश्व की भी आपको याद हो जाएगी, इसमें से काफ़ी लोग बता ले जाएंगे। इसी ऑप्शन में छुपा हुआ है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मणिपुर में है, याद रखिएगा। नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर हमारा 30 नंबर क्वेश्चन होगा। हाल ही में देना बैंक और विजया बैंक का किस बैंक में विलय हो गया है। तो देना बैंक और विजया बैंक का विलय हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा में। सही ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन, ठीक है। स्टेट बैंक की सारी ब्रांचों का स्टेट बैंक में हो गया है। तो 12 जो है सार्वजनिक बैंक में विलय कर दिया गया था, जिसमें अगर पंजाब नेशनल बैंक की बात करेंगे तो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया प्लस ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ये आपका मिक्स किया गया पंजाब नेशनल बैंक में, ठीक है। और बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक का किया गया। इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक को आपस में मिक्स कर दिया गया था। सिंडिकेट और केनरा बैंक को किया गया। और उधर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को आंध्रा और कोऑपरेटिव बैंक में किया गया। इस प्रकार से टोटल जो सार्वजनिक बैंक हैं उनकी संख्या 12 कर दी गई है। 31 नंबर क्वेश्चन है, एम.के. गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो मोहनदास करमचंद्र गांधी, जिन्हें महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। याद रखिएगा, चंपारण आंदोलन के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। तो गांधी जी भी कोई ना कोई उपाधि देंगे रविन्द्रनाथ टैगोर को। तो गांधी जी ने गुरुदेव की उपाधि दी थी, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो गांधी जी ने गुरुदेव की उपाधि दी रविन्द्रनाथ टैगोर को, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने उपाधि दी महात्मा की। तो सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन। और गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह ट्विन के रूप में जाना जाता है। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं शुक्र को, क्योंकि इसका घनत्व जो है वो पृथ्वी के समान है, आकार भी पृथ्वी के समान है, व्यास भी पृथ्वी के समान है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह जो है
वो आपका शुक्र है। सबसे चमकीला अगर ग्रह की बात करेंगे तो शुक्र है, सबसे गर्म ग्रह की बात करेंगे तो शुक्र है, और सबसे अगर हम कहेंगे सांझ का तारा तो शुक्र है, भोर का तारा जो है वो शुक्र है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो शुक्र पृथ्वी की जुड़वा बहन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, उत्तर पूर्व प्रशांत और उत्तरी अटलांटिक में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या नाम दिया गया है? तो उत्तरी पूर्वी प्रशांत में और उत्तरी अटलांटिक में मतलब आपसे पूछ रहा है, ये अमेरिका के आसपास पूछ रहा है। तो वहाँ पर जो चक्रवात है उसका नाम क्या है? हरिकेन। ठीक है, सही ऑप्शन होगा हरिकेन। ये आपका फ्लोरिडा के आसपास ये तूफान आता है, 121 किलोमीटर पर घंटे की चाल इसकी होती है। तो ये आपका उत्तर पूर्वी प्रशांत और उत्तरी अटलांटिक के मध्य में हरिकेन आता है। टॉर्नेडो कहाँ पर आता है? टॉर्नेडो आपका ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के पास आता है, और टाइफून आपका प्रशांत महासागर में चीन के आसपास आता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो अभी आपसे पूछ रहा है हरिकेन के बारे में। और हरियाणा हरिकेन किसे कहते हैं? क्या आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हरियाणा हरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है? कुछ बातें आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास करिएगा, इससे मालूम चलेगा आप जीएस को कहाँ तक समझते हैं। मनुष्यों में भोजन के पाचन की क्रिया कहाँ से लेकर के कहाँ तक शुरू होती है और समाप्त होती है? तो भोजन की प्रक्रिया हमारे मुख से ही स्टार्ट हो जाती है और चलती है छोटी आंत तक। तो सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला। बड़ी आंत जो है पचाने का काम नहीं करती है, बड़ी आंत जो है वो पानी को अवशोषित करने का काम करती है। तो हमारा जो पाचन है वो मात्र मुख से लेकर के वो छोटी आंत तक ही चलता है। तो सही ऑप्शन होगा इसका तीसरा वाला ऑप्शन। 35 नंबर क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? ये आपको बताना है। तो ये हमने लिया है फ्रांस से। ठीक है, फ्रांस का आज़ादी कब मिली थी? 14 जुलाई 1789 को। ठीक है, फ्रांस अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है 14 जुलाई को। आपके एग्जाम में देखिए अमेरिका ये पूछा जाता है। अमेरिका को आज़ादी मिली थी 4 जुलाई 1776 को। ठीक है, अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है 4 जुलाई को। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, सही ऑप्शन होगा फ्रांस। ठीक है, तो 35 क्वेश्चन हमने कराए हैं, 40 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 5 क्वेश्चन वे क्वेश्चन थे जो 18, 19, 20 की करंट अफेयर थी, उसको हमने छुड़ा दिया है। जो अपडेट करने योग्य करंट अफेयर थी उनको हमने कुछ सूचकांक जो थे वो अभी के क्रम से आपको बता दिए हैं, लेकिन 18, 19, 20 वाले क्वेश्चन पूछे गए थे तो उनको हमने छुड़ा दिया है। तो इन 35 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही करने का प्रयास किया है? क्वेश्चन का लेवल मीडियम था। एक पढ़ने वाला स्टूडेंट मेरे हिसाब से 27 क्वेश्चन तक कर सकता था, और आपने कितने क्वेश्चन किए हैं इसे आप कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास करिएगा। इसी प्रकार आपकी ये सीरीज चलती रहेगी। इसमें आपको हम रीजनिंग का पेपर भी कराएंगे, मैथ का पेपर भी कराएंगे। अभी आपके लिए जीएस की सीरीज को स्टार्ट किए हैं, इससे आपको CBT 1 का जो है लेवल मालूम चलेगा, पैटर्न मालूम चलेगा। साइंस से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपने देख ही लिए। साइंस से बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, फिर भी 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे साइंस से। ठीक है, इसमें जीके पर काफ़ी फोकस किया है। 7 से 8 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के पूछे जा रहे हैं। आपने इसमें देखे, हमने कुछ आपको अपडेट कराए हैं, कुछ 5 क्वेश्चन हमने ऐसे थे जो अभी के समय कराने योग्य नहीं थे, क्योंकि 18, 19, 20 के क्वेश्चन थे, उनको अपडेट भी नहीं किया जा सकता है। तो ये मान के चलिए कि इस पैटर्न में आपका क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। पिछले बार वैकेंसियाँ 35,000 थी, अब की बार बहुत ज़्यादा कम है। तो पिछले बार CBT 1 की कट ऑफ जो थी वो 60 से 70 नंबर तक सभी बोर्डों की मिलाकर के इसी के आसपास गई थी, और CBT 2 जो था वो 70 से 80 नंबर के आसपास सभी का सिलेक्शन भी हो गया था, 70 से 80 नंबर के आसपास। तो अभी हम ये मान के लक्ष्य चल रहे हैं कि वैकेंसी 35,000 की अपेक्षा बहुत कम है, तो CBT 1 की कट ऑफ जो है वो 70 प्लस जा सकती है। इसलिए आपको सबसे पहले अपने GS पर फोकस करना है जो कि 40 नंबर की है। इसमें अगर आपने 30 तक स्कोर कर ले गए तो फिर आप रीजनिंग में 30 हैं और मैथ में 30 हैं, इसमें जितना आप घसीट देंगे वो आपके ही नंबर हैं। ठीक है, तो हमारा लक्ष्य पहले GS को है, फिर आपके लिए रीजनिंग है और मैथ है, क्योंकि इनमें आपको प्रैक्टिस ही करनी है और इनमें आपको तैयारी करनी है इन 40 क्वेश्चनों में।
तो आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ क्वेश्चन हम आपसे बीच बीच पूछते हैं, उनका आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब अवश्य दिया करिए। अगर नहीं आएगा तो आप लिख भी दिया करिए, नेक्स्ट वाले वीडियो में इसकी चर्चा कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। और सीरीज के लिए आप लोग प्लेलिस्ट में जरूर जाकर के देखिएगा, वहाँ पर आपको सीरीज देखने को मिलेगी।